नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। और मेड इन इंडिया में 2022 कैसा रहने वाला है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार क्या कुछ सोचती है एमएसएमई और स्टार्टअप सेक्टर को लेकर, और खास तौर पर रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में क्या कुछ प्लान कर रही है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें खर्च सरकार का बढ़ना चाहिए। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, ज्यादा बातचीत के लिए यहाँ पर। राजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले क्योंकि 2022 की शुरुआत है, ओमिक्रॉन के नंबर्स जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं सर, कोविड के नंबर्स जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, एक तरह से दोबारा सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्सपर्ट्स, पिछले दिनों बातें कर रहे थे जब ये नंबर्स कोविड के नहीं बढ़ रहे थे, क्या हम वही नंबर्स अब आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और घबराने की कोई बात नहीं है? अनुजा जी नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है कि नए साल में आपके साथ जुड़े हैं यूटी स्वदेश पर। और ओमिक्रॉन की जो अब बात आपने करी, वो देखिए, ये तो जाहिर है कि ओमिक्रॉन की वजह से हमें फिर से कुछ सोचना पड़ेगा। और ओमिक्रॉन जिस तेजी से बढ़ रहा है, और लोग कहते हैं कि जो तेजी उसकी डेल्टा से भी ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी फैलाव भी और ज़्यादा हो सकता है। मगर अच्छी बात, दो बहुत बड़ी बातें हैं इसमें ध्यान रखना है। तो ये कि ओमिक्रॉन की खुद की जो अपनी इम्पैक्ट है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन का और फर्टिलिटीज का वगैरह, वो ये सब जगह से आंकड़े आ रहे हैं कि वो बहुत कम है डेल्टा के मुकाबले में। तो इसलिए लोगों को ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचेगी, ज़्यादा इसका हिसाब नहीं लगेगा। और इसलिए वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं होगा कि वो नौकरी पे नहीं आ पा रहे हैं और अपना व्यापार नहीं चला पा रहे हैं। और दूसरी जो और भी बड़ी बात है वो ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पहले से बहुत बेहतर है। और हम लोगों ने बहुत काम हुआ है पिछले एक साल में अपनी जो मजबूती है उसको बनाने की, अपने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसलिए मुझे ये मानना है मेरा कि ओमिक्रॉन का रिजल्ट हेल्थ वाइज ज़्यादा बुरा नहीं पड़ेगा। अब इकोनॉमी पे अगर हम लोग देखें तो ये है कि हम लोगों ने जो पुराने अपने तजुर्बे से सबक सीखे हैं, वो ये है कि अब सारा का सारा जो ध्यान है, सारा का सारा जो हमारा फोकस है, वो हाइपर लोकल पर है। वो ये कि जहाँ हो वहीं को देखो, उसी को कांटेक्ट करो, उसी को ट्रेस करो। और पूरे अर्थव्यवस्था को या पूरे देश को बंद करने की बात कोई नहीं कर रहा है। इस सब को लेकर मुझे ये लगता है कि हमारा जो हमारी 21-22 के जो हमारे ग्रोथ के आंकड़े थे, वो पहले सब बात तय कर लेंगे। लोगों का करीब करीब तय था कि ये करीब 10% के करीब होगा। और मुझे लगता है ये अभी भी होगा, 10% के करीब ही होगा। शायद ज्यादा ना हो, मगर उसके बिल्कुल आसपास ही होगा। 9.5 पौने 10 इस तरह का होगा। असली बात है 22-23 की, क्योंकि 22-23 में, मगर मुझे लगता है कि ये जो ओमिक्रॉन की पीक है, जो कि आंकड़े आए हैं, लगता है कि फरवरी तक शायद पीक हो जाए और उसके बाद कम हो जाएगी। और जो पीक होगी भी वो उस हिसाब की नहीं होगी जो पिछली हमें मई में देखने को मिली थी, उससे कहीं कम होगी। तो इसलिए 22-23 पर भी इसका असर ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। तो मेरी जो सबसे जो एक तरह की जो मुझे कहना है वो ये कि इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी अभी नहीं आई है अर्थव्यवस्था में कि लोग अपने जो उपभोक्ता के अपने जो कंजम्पशन प्लान्स हैं या इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, उनको फिर से नए सिरे से रिव्यू करें। इसकी मुझे लगता है कि आवश्यकता अभी नहीं। राजीव सर, चौथी बार नीति आयोग ने ये हेल्थ इंडेक्स स्कोर कार्ड जो है ये रिलीज किया है, और खास तौर पर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, ये राज्य चुनावों में जाने वाला है सर। और 18-19 के मुकाबले यहाँ जो इम्प्रूव्ड इंडेक्स स्कोर हमें देखने को मिला उत्तर प्रदेश का, उसके बाद बहुत सारे सवाल भी उठाए गए। हालांकि ये बहुत 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 बड़ा आंकड़ा नहीं है इम्प्रूवमेंट का, लेकिन सर अगर आम भाषा में आदमी समझना चाहे कि कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर स्टेट्स को रैंक किया जाता है, उनके इंक्रीमेंटल जो परफॉर्मेंस हेल्थ इंडेक्स होता है उसे मेजर किया जाता है, अगर उसके बारे में बता सके तो। मुझे जी ऐसा है कि सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश को हमें बिल्कुल बहुत एक शाबाशी देना चाहिए, उनको एक कंग्रेचुलेशन करना चाहिए कि उन्होंने 18-19 से 19-20 के आंकड़े में 20% का इम्प्रूवमेंट किया है अपने स्कोर में।
और मतलब ये जो इम्प्रूवमेंट है वो सारे राज्यों को मिला के सबसे ज्यादा है, सबसे अच्छा है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि देखिए पिछले कई दशकों का उनके पास एक लेगेसी चली आ रही है, जिसमें कि जो है वो जितना ख्याल करना चाहिए था, जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई है स्वास्थ्य क्षेत्र को। अब उन्होंने देना शुरू करी है, इसकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट देखने में आया है। 20% का इम्प्रूवमेंट देखने में आया, और इसीलिए सारे राज्यों के मुकाबले में वो सबसे आगे हैं इम्प्रूवमेंट में। ये जो कौन से पैरामीटर्स हैं, वो तो हम लोग 4 बड़े बड़े पैरामीटर्स लेते हैं, और उसके अंदर हर एक में जो है वो 7-8 हैं, तो कोई 29-30 पैरामीटर्स हम लोग लेते हैं। और ये सारे वेरिएबल्स राज्य ही हमें इसकी डेटा देते हैं, हम अपनी तरफ से नहीं बनाते। राज्य डेटा देते हैं, फिर हम उसको वेरीफाई करते हैं। तो ये सब जितना भी है वो सब उनके साथ मिलके होता है। इसमें सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो है आउटपुट और आउटकम का, कि मतलब आपके स्वास्थ्य के आउटपुट, आपके जो वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो इम्प्रूव हुए कि नहीं हुए। जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, या फिर आपके नरिशमेंट का, इस तरह के जो आउटपुट डेटाज हैं, आउटकम डेटाज हैं, वो होता है। दूसरा होता है हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि आपके यहाँ हॉस्पिटल कितने हैं, बेड कितने हैं, आपके बेड टू पॉपुलेशन रेशियो कितना है, या नर्स टू पॉपुलेशन रेशियो, डॉक्टर टू, एक दूसरा ये होता है। तीसरा हमारा होता है हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आगे बढ़ रही है बात, सप्लाई साइड जो है वो डॉक्टर्स की नहीं होगी या होगी। और आखिरी होता है गवर्नेंस, कि आपका जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें कितनी निपुणता से काम हो रहा है, कितनी अच्छी तरह से काम हो रहा है, उसमें किस तरह से जो है वो खर्चे जो हैं वो किस तरह से किए जा रहे हैं। तो ये 4 बड़े बड़े हमारे जो हैं वो मापदंड होते हैं, जिसपे कि हम ये हमारी जो ये हेल्थ इंडेक्स है वो बनती है। और इसमें मुझे फिर से मैं दोबारा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो और राज्यों ने भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करी है, अच्छाई करी है, उसको उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उनके परफॉर्मेंस के लिए। राजीव सर, $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी की बात हम पिछले कई महीनों से सुन रहे हैं। वी आर समवेयर क्लोज टू दैट नंबर ऑल्सो। तो क्या सर आने वाले दिनों में 2022 हम ये कहें कि इस पूरे के पूरे डिजिटल इकोसिस्टम में और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी? क्योंकि 2021 में हमने देखा कि करीब करीब 45 यूनिकॉर्न्स जो है वो भारत से निकले। ऐसे में जो पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसकी तस्वीर 2022 बदल देगा। मेरे ख्याल में ये आपका अनुमान बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पूरे मूवमेंट में बहुत नई ऊर्जा और नई तेजी आई। और अभी क्योंकि कुछ लोग सक्सेसफुल हो गए हैं, तो इसलिए जाहिर है कि औरों को भी इसमें जो है वो एक मोटिवेशन होता है कि इसमें वो जाके पढ़ सकते हैं। और हम लोगों ने नीति आयोग का हमारा एक इकाई है जिसको अटल इनोवेशन मिशन कहते हैं, उन्होंने 67 इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं, और उन 67 इंक्यूबेटर्स में करीब 1500 जो हैं वो उन्होंने स्टार्टअप्स के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। तो अब ये पूरा इतना बड़े पैमाने पे शुरू हो गया है, 50,000 स्टार्टअप बन रहे हैं अपने देश में। तो अगर 10% भी सक्सीड करते हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। और ये बिल्कुल एक नया आयाम हमारे देश में आने वाला है, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि हमारे अपने देश के लोग अपनी नई चीज पैदा करके और बाहर भेज सकेंगे। और इसका इन फ्रेमवर्क्स को, इन प्लेटफॉर्म्स को, जिसमें आपको एक उदाहरण बताऊं, जो हमारा ये नेशनल हेल्थ स्टैक है, कई लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको करें, उसी का अनुसरण करें वहां पर, और लोग उसके बारे में हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह से UIDAI का जो है वो भी लोग कर रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे देश में अगले साल, अभी तो 40 ही निकले हैं, इससे शायद दुगने से ज्यादा यूनिकॉर्न पैदा होंगे, और कई सारे IPOs भी होंगे, और हमारा देश बहुत तेजी से डिजिटल इकोनॉमी में बहुत तेजी से जो है वो अग्रसर होगा। राजीव सर, क्योंकि जो
चाइना की जो फिलहाल सिचुएशन है, ऐसे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो जो बाहर की कंपनियां हैं बड़ी, उसका रुख भारत की तरफ भी उसी तेजी के साथ रहेगा जिस तेजी के साथ 2021 में था। सर, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लो जो है खासतौर पर एमएसएमईज और स्टार्टअप्स में एफडीआईज का, वो बढ़ेगा 2022 में बिकॉज ऑफ द चाइना अनसर्टेनिटी ओवरऑल? सर नहीं, देखिए, अब बहुत बहुत सारा कंपनीज जो है, मल्टीनेशनल्स हैं, बाहर की कंपनीज हैं, वो अपना कंट्री रिस्क कम करना चाहते हैं और इसलिए वो अपने चाइना के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। और इस वजह से जो एक बहुत बड़ी हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, वो एक बिल्कुल आकर्षित है, उससे वो लोग आकर्षित हैं। एक बड़ा आकर्षण है, डोमेस्टिक इकोनॉमी का साइज देके बहुत आकर्षित है। और वो पहली बार अब ये भी देख रहे हैं कि सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत बेहतरी हो गई है, जमीन पे बेहतरी हो गई है। और पर्सनल और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी कम कर दिया गया है। और साथ में जो हमारे एमएसएमई के जो लिमिट्स थे, उनको 10 गुना बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए अब वो तैयार हैं बाहर का एफडीआई एब्जॉर्ब करने के लिए। पहले उनके पास क्षमता ही नहीं थी कि वो कौन सा निवेश करें, क्योंकि निवेश में इतनी ज्यादा लिमिट्स लगाई हुई थी तो वो बढ़ ही नहीं सकती। तो अब पहली बार ऐसा हुआ है कि 250 करोड़ तक कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि जो ग्लोबल और खासतौर से रीजनल प्रोडक्शन नेटवर्क्स हैं, उसमें अब हमारी कंपनीज जो है वो लोकल की जगह अब ग्लोबल बन जाएंगी। और ये हमारी जो पीएलआई स्कीम है, वो भी एक बहुत ही पावरफुल स्कीम है और 13 सेक्टर्स में अनाउंस हुई। और उसमें सरकार पहली बार मदद कर रही है लोगों को फिस्कल इंसेंटिव्स देकर कि वो वैश्विक स्तर पर अपने स्केल बनाए, अपनी कंपेटिटिवनेस लाए। उसमें भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा एफडीआई आने की गुंजाइश है और आएगा। और इसलिए जो अभी 2021 का जो आंकड़ा है, उससे मेरे ख्याल में जरूर 2022 में बेहतरी होगी। चुनाव राजीव सर, क्योंकि $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी की बात हम कर चुके हैं, ये जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है, जिसकी बात लगातार प्रधानमंत्री करते हैं और पिछले कई सालों से नीति आयोग के साथ मिलकर बहुत सारे अहम डिसीजंस भी यहाँ पर लिए गए हैं ताकि ये टारगेट पूरा किया जा सके। सर, अब आपके क्या विचार हैं? 2025 का जो टारगेट रखा गया है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, अब हम सही दिशा में है सर, या फिर ये जो पिछले 2 साल बीते हैं इससे ये नंबर जो है या फिर ये जो टारगेट डेट, टारगेट ईयर है, ये थोड़ा सा हिल सकता है? देखिए, 2 साल अर्थव्यवस्था के व्यर्थ हो जाएं पेंडेमिक की वजह से, तो बात साफ है कि टारगेट कुछ तो हिलेगा ही। मगर मुझे ये भी पूरा यकीन है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, कि हमारी 22-23 और 23-24 और 24-25 में 8% से ज्यादा ग्रोथ होगी। ये रियल टर्म्स की ग्रोथ है। और अगर आप इसको नॉमिनल टर्म्स में देखें तो ये कम से कम 12-13% होने का मेरे को अनुमान लगता है। इस ग्रोथ के होते मुझे लगता है कि 25 में तो शायद नहीं, मगर उसके फौरन बाद ही हम लोग इस टारगेट को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पा पाएंगे। मगर ये बात भी जाहिर है कि हम लोग बहुत जल्दी ही अब चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया में हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग यूके और जर्मनी के आगे बहुत जल्दी निकल जाएंगे और 2025 तक जरूर हम लोग जो है वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के दुनिया में सामने आ जाएंगे। राजीव सर, ई व्हीकल इंडस्ट्री को लेकर भी नीति आयोग बार बार ये कहता रहा है कि जो हमने टारगेट सेट किया है कि हम कैसे ई व्हीकल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे भी रहे हैं और बहुत जल्द गाड़ियां जो हैं 2030 तक एक 30-40% का जो आंकड़ा दिया था आप लोगों ने, उसे अचीव कर लिया जाएगा। सर, ऐसे में क्या आपको लगता है कि वो नंबर अचीवेबल है? और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं कि भले ही सर 2021 में हमने बहुत सारे ऑटो
ऑटो कंपनीज को ई व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट होते हुए देखा, लेकिन उसके बावजूद सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इस पूरे सेक्टर को, वो अभी तक उतना अचीव नहीं कर पाए हैं हम जितना शायद करना चाहिए। देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होते होते ही होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, हर किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वक्त तो लगता ही है। उसमें एक बात मैं एक भ्रांति हटाना चाहता हूँ, जी वो सर। ये कि जो शहरों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी आवश्यकता बहुत नहीं पड़ने वाली। क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जो हम लोग, दो उदाहरण देता हूँ। एक तो ये कि जो हम लोग कम्यूट करते हैं कार से या टू व्हीलर से या किसी से भी, तो घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, या घर से व्यापार या व्यापार से घर, तो इसमें 70, 80, 90 किलोमीटर की बात होती है, दिन में इससे ज्यादा नहीं होती। और जितने भी व्हीकल्स हैं इनकी रेंज इससे ज्यादा है। तो इसलिए आपको सड़क पर और बस स्टैंड पर, इन सब जगहों पर आपको सड़कें नहीं खोदना पड़ेंगी, ये पैसेंजर व्हीकल, कम्यूटिंग व्हीकल की वजह से। जो हमारी बसेज हैं, पब्लिक बसेज हैं, जैसे डीटीसी वगैरह की बसेज, उनका जो सबसे लंबा रूट होता है वो ज्यादा से ज्यादा 80, 90 किलोमीटर का होता है। और किसी भी इलेक्ट्रिक बस की जो बैटरी है उसकी रेंज कम से कम 200 किलोमीटर होती है। तो वो एक रूट अपना पूरा करके वापस डिपो में आके वहां पे उनकी चार्जिंग हो सकती है। तो शहरों के अंदर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की दरकार नहीं है, हमें दरकार है इंटर सिटी ट्रैवल के लिए। जब हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो हाईवेज पे हमारी जो जो चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, उसमें हमें बढ़ोतरी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कहते हुए कि हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी पेट्रोल कंपनीज हैं, उन्होंने इस बात का निर्देश दिया है कि वो अपने हर पेट्रोल पंप पर अब बहुत जल्दी ये जो है वो चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। और एक बार अगर वो लग जाते हैं तो उसके बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। एक आखिरी चीज ये है कहने की कि नीति आयोग ने बहुत ज्यादा कोशिश करके, और साथ में BIS के साथ, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर हम लोगों ने इन चार्जर्स के स्टैंडर्ड्स अब तय कर लिए और वो बन गए। तो इसलिए वो एक थ्रेशोल्ड था, एक जो वो, उसको हम लोगों ने अब पार कर लिया। एक बार क्योंकि अब चार्जर्स स्टैंडर्डाइज हो गए हैं तो बहुत जल्दी अब इनका लगना शुरू भी हो जाएगा। राजीव सर, नेट जीरो एमिशंस को लेकर जो 2070 का टारगेट रखा है एक तरह से, और हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने COP26 में ये बातें भी कही। सर, आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आने वाले सालों में भारत किस तरह से सही दिशा में आगे बढ़े कि जो 2070 का टारगेट है उसे पूरा कर लिया जाए, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हम लगातार बात करते रहे हैं और बहुत सारी कंपनियां भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, लेकिन उसके बावजूद आपकी क्या सलाह होगी? मेरा अपना मत ये है कि हम इस टारगेट को निश्चय ही पूरा कर लेंगे, और हम अभी भी उस रास्ते पे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट उन्होंने 2030 का रखा। उन्होंने कहा इसको 2025 में ही पूरा कर लें, और हम उसको पूरा करने के लिए अग्रसर हैं, तत्पर हैं। इसी तरह से हमारा जो बहुत बड़ा ई मोबिलिटी का टारगेट है, मुझे लगता है वो हम उसको पूरा कर ही लेंगे। और अब सबसे बड़ा जो अभी सवाल, जो नया जो एक इनिशिएटिव लिया गया है, वो है नेचुरल फार्मिंग का, प्राकृतिक खेती का, जिसकी वजह से हमारे जो एग्रीकल्चर से जो हमारा जो मीथेन और ग्रीन हाउस गैसेज जो हमारी एमिट होती है, ये 17% है पूरी ग्रीन हाउस गैसेज की, उसमें बहुत बड़ी कमी आएगी। थर्मल प्लांट्स में भी अभी बात शुरू हो गई है कि और नए थर्मल प्लांट्स नहीं लगाए जाएंगे, जो पुराने उन्हीं को रिन्यू करके चला जाएगा। कोल गैसिफिकेशन की बात है, कोल बेड मिथेन की बात है। इस सब को एक बहुत बड़े कैनवस पर हम लोग जो हैं वो अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए मूव कर रहे हैं। और क्योंकि इतने बड़े कैनवस पे कर रहे हैं, इतने सारे कदम उठाए जा रहे हैं, और तो मुझे लगता है कि 2070 का जो टारगेट है प्रधानमंत्री का, वो पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ विकास को भी कोई क्षति या कोई कमजोरी नहीं आएगी। हमें विकास के दर को बनाए रखना है, और ये टारगेट भी, ये लक्ष्य भी पूरा करना है। और हिंदुस्तान ही एक इकलौता देश ऐसा होगा जो कि अपना विकासशील रास्ते पे चलकर
विकास के लक्ष्यों को पूरा करते हुए साथ में पर्यावरण के लक्ष्यों को भी पूरा करेगा, क्योंकि बाकी सब देशों ने विकास कर लिया और उसके बाद पर्यावरण को ठीक करने की बात उन्होंने करी, मगर हम लोग इन दोनों अपने लक्ष्यों को एक साथ पूरा करने में जुटे हुए हैं और जरूर समर्थ होंगे। राजीव सर, एक आखिरी सवाल बस आपसे पूछना चाहूंगी, और वो ये कि क्योंकि आप विकास की बात कर रहे हैं सर, रिसर्च और डेवलपमेंट पर हम लोग अभी भी जीडीपी का 1% से भी कम स्पेंड करते हैं सर। आप इस पर क्या कहेंगे? बिकॉज सर, दिस इज वन सेक्टर वेयर एवरीबडी सेज दैट वी नीड टू स्पेंड मोर इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Yes, of course, we need to spend more. And the fact is that our private sector has to spend much more than what it does. Because out of this less than 1%, इसमें जो 0.8% के जो खर्च है R&D का GDP का, उसमें भी 80% पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग, तो प्राइवेट सेक्टर से तो बहुत ही कम है। और इसके लिए जो अब जो नई पीढ़ी आ रही है, आपने जिसकी बात पहले करी, यूनिकॉर्न्स की और स्टार्टअप और जो इनोवेशन इकोसिस्टम हम लोग तैयार कर रहे हैं, इसमें इसको बहुत इससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो जो नए हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स खड़े हो रहे हैं, जो नई पीढ़ी के हमारी कंपनीज लग रही हैं, मुझे उनसे बहुत उम्मीद है, बहुत उनसे मेरी अपेक्षा है कि वो इसको आगे बढ़ाएंगे। और एक आखिरी चीज वो ये कि हमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर अगर हम काम करें तो ये R&D एक्सपेंडिचर ना सिर्फ बढ़ेगा, मगर लैब से लैंड तक का डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, और वो बहुत जरूरी है इसको करना। ठीक है, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पर ये समय देने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच राजीव सर, थैंक यू। तो मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।